नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। एक ऐसे धाकड़ चुनाव आयुक्त जिनसे किसी तरह मोदी सत्ता ने पीछा छुड़ाया था। वो जब तक चुनाव आयुक्त थे, मोदी सरकार की सांसें फूल रही थी। उनसे पीछा तो छुड़ा लिया, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने सनसनी मचा दी है। उनके एक आर्टिकल ने, इंडियन एक्सप्रेस पर छपे एक लेख ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। और सिर्फ उनकी ही नहीं, जिस चुनाव आयुक्त से पीछा छुड़ाकर मोदी सरकार ने राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त बनाया था, अब उनकी भी नींदें उड़ गई हैं। पूरा मामला बेहद दिलचस्प है, लेकिन हम जिस चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं उनका नाम अशोक लवासा है। उन्हें कार्यकाल रहते हुए इस्तीफा देना पड़ा था। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था या दिलवाया गया था, यह राज रह गया। लेकिन जो उनके तेवर रहे और उनके साथ जो घटनाएं घटी और उन्होंने जो मोदी सत्ता के खिलाफ कड़क एक्शन लिए, उसकी गूंज आज तक सुनाई पड़ती है। तो चलिए पहले अशोक लवासा के बारे में बता देते हैं कि मोदी सरकार ने उनके साथ क्या सब किया था और इस वक्त उन्होंने फिर से कैसे डुगडुगी बजा दी है, कैसे चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है कि चुनाव आयोग की खामोशी का कारण क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ तो चुनाव आयोग भी हुआ करता था। उनके आर्टिकल को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले जरा अशोक लवासा के रिकॉर्ड को देख लीजिए, फिर उनके नए मुद्दे पर बात करेंगे। यहां अशोक लवासा को लेकर इंडियन एक्सप्रेस पर एक जबरदस्त आर्टिकल उस वक्त छपा था 22 अगस्त 2020 को। उस वक्त हेडलाइन यही था, अशोक लवासा ने भारत के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दिया। वो भी किस लिए? क्योंकि उन्हें एडीबी का उपाध्यक्ष बनाया गया था फिलीपींस में। लेकिन जरा सोचिए, जो व्यक्ति देश का मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाला हो, वो एडीबी का उपाध्यक्ष क्यों बनना चाहेगा? अब इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है और कैसे तुरंत पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार, जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्हें मोदी सरकार ने जिम्मेदारी दे दी और वो मुख्य चुनाव आयुक्त बने और लंबे समय के लिए बने, 2025 तक रहेंगे। अब उनके कार्यकाल में क्या सब हो रहा है, ये आपके आंखों के सामने है। लेकिन अशोक लवासा मोदी सत्ता को क्यों चुभे थे, क्यों खटके थे, ये जरा समझ लीजिए आप। तब आपको यह समझ में आएगा कि चुनाव आयोग में अगर मजबूत रीढ़ की हड्डी वाला कोई आयुक्त होता है तो सरकार बेचैन हो जाती है, छटपटा जाती है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, जो चुनाव पैनल का नेतृत्व करने की कतार में थे, ने अगले महीने फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक एडीबी में उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होने के लिए इस्तीफा दे दिया। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार यहां बताया जा रहा है इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा कि 2019 में इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी आपत्ति जाहिर कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी थी ना कि चुनाव आयुक्त ऐसा हो जो पीएम पर भी एक्शन लेने का मादा रखे, जो डरे नहीं, घबराए नहीं, उनकी रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत होनी चाहिए। और यही काम अशोक लवासा ने कर दिखाया था। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। बताया जा रहा है कि लवासा लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को क्लीन चिट दिए जाने का विरोध किया था। वो इससे सहमत नहीं थे। जब उन्होंने सरकार का विरोध कर दिया, प्रधानमंत्री का विरोध कर दिया, तब तो निश्चित तौर पर लवासा को मजबूर किया ही जाता और शायद इसी वजह से उनका इस्तीफा आ गया। अब इसे इसी तरीके से प्रचारित किया गया कि उन्हें फिलीपींस में एडीबी में उपाध्यक्ष बनाया गया, इस वजह से वो चुनाव आयुक्त का पद छोड़ दिए। पछता है क्या? यहां से देखिए सबसे खतरनाक बात क्या, इनको चैन से नहीं रहने दिया गया था। इनके फैमिली पर जांच एजेंसियों को भी लगाया गया, इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, इंडियन एक्सप्रेस ने जानकारी दी है कि चुनाव के तुरंत बाद लवासा की पत्नी सहित उनके परिवार के 3 सदस्य कथित तौर पर आय की घोषणा न करने और आय से अधिक संपत्ति के मामले में आयकर विभाग की जांच के दायरे में आ गए थे। उनके बेटे अबीर लवासा की कंपनी नॉरिस ऑर्गेनिक और अशोक लवासा की बहन बाल रोग विशेषज्ञ शकुंतला लवासा को भी आयकर नोटिस भेजा गया था।
परिवार के सदस्यों ने आईटी विभाग द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार किया। यानी कि कैसे शिकंजा कसा जाता है एक काबिल अफसर को रोकने दबाने के लिए, वो आप यहां आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन उन्होंने घुटने नहीं टेके, उन्होंने अपना कड़क अंदाज बनाए रखा। भले ही उन्हें पद छोड़ना पड़ गया, लेकिन उन्होंने अपने ईमान से समझौता नहीं किया। और अब जो प्रेजेंट मुद्दा है, उनके एक आर्टिकल से सनसनी मची है, क्योंकि इनके जाने के बाद राजीव कुमार को जिम्मेदारी मिली और सोची समझी रणनीति के तहत राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त भी बन चुके हैं। मुद्दा इस वक्त देश भर में गर्म है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई ठोस निर्णय देगा कि चुनाव आयोग सबसे पहले उस चंदे का हिसाब जो है सुप्रीम कोर्ट को दे दे, फिर आगे इस मामले में कार्रवाई सुनवाई सब होगी, कोई फैसला भी आएगा। लेकिन अब उनके आर्टिकल में ऐसा क्या है जिससे सनसनी मची है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। जनसत्ता की रिपोर्ट है। जनसत्ता ने अपने हेडलाइन में लिखा, इलेक्टोरल बॉन्ड के विरोध में चुनाव आयोग भी देता था दलीलें, बाद में रहस्यमयी कारणों से साध ली चुप्पी। पूर्व चुनाव आयुक्त ने लिखा। ये पूर्व चुनाव आयुक्त तो कोई और नहीं, मिस्टर अशोक लवासा हैं। इन्होंने ही फिर से डुगडुगी बजा दी। मोदी सरकार तो चिढ़ गई होगी कि इनसे तो पीछा छुड़ाए थे भैया, फिर ये कहां से आ गए। खबर देखिए, खबर में क्या जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है। इस बीच पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने इंडियन एक्सप्रेस में इस विषय पर एक लेख लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि पहले तो चुनाव आयोग भी इलेक्टोरल बॉन्ड के विरोध में बोलता रहता था, लेकिन फिर रहस्यमय कारणों से आयोग ने इस मसले पर चुप्पी साध ली। अब ये रहस्यमय चीजें हमेशा होती रही है। चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजेआई का दखल हो, ऐसा सिस्टम तैयार भी किया गया सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा। तो मोदी सरकार को ये चीजें नागवार गुजरी। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो हम नहीं होने देंगे, हमें तो भाई अपने आदमी चाहिए। इसके लिए सीजेआई को ही इन्होंने उस पैनल से बाहर करने का तरीका निकाल लिया और इसके लिए भी पार्लियामेंट में चर्चा छेड़ दी गई है। अब आइए पूरी खबर पर। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम के तहत चंदा देने वालों की पहचान न उजागर की नीति पर सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा है कि राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के इस्तेमाल को लेकर कोई सवाल नहीं है, लेकिन जानकारी को सार्वजनिक नहीं करने पर पारदर्शिता के सिद्धांत और सूचना के अधिकार आरटीआई अधिनियम के विपरीत होने पर सवाल उठाया गया है। राजनीतिक दलों ने खुद को आरटीआई अधिनियम के दायरे में लाए जाने का लगातार विरोध किया है, जो उनके इरादे के बारे में बहुत कुछ बताता है। भारत के चुनाव आयोग ने भी लगातार चुनावी बॉन्ड के खिलाफ तर्क दिया था, लेकिन बाद में रहस्यमयी कारणों से साध ली थी चुप्पी। लवासा को ये सारी चीजें याद आती हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले भी बहस छिड़ी थी। उन्होंने उन दौर को याद करते हुए, उन सुनवाई को याद करते हुए फिर से कुछ बातें आगे लिखी हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। लवासा इस मामले में पहले हुई सुनवाई को याद करते हुए लिखते हैं, पिछली सुनवाइयों में भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को लेकर कड़े सवाल पूछे थे। कोर्ट ने यह जानना चाहा था कि इस अपारदर्शिता का आखिर क्या कारण है। साथ ही अदालत ने चंदादाताओं के इरादे पर सवाल उठाने वाले याचिकाकर्ताओं के बिंदुओं पर भी ध्यान दिया था। हालांकि न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने या उसे अमान्य करने से परहेज किया, जिससे सभी को आश्चर्य हुआ था, क्योंकि कई दफे कोर्ट फटकार तो लगा देता है, फैसले नहीं लेता है। इसकी आलोचना देश में हर नागरिक अब करने लगा है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ये देखना होगा। क्या कोर्ट यह देखेगा कि बिना पारदर्शिता के टैक्स में छूट देने उचित सार्वजनिक नीति है या नहीं? क्या ऐसे कर मुक्त धन को प्राप्तकर्ता बिना खर्च किए हमेशा के लिए अपने पास रख सकता है? इस तर्क में दम है कि चुनावी बॉन्ड एक अधिकृत माध्यम है जो नकदी के विकल्प के रूप में काम करता है, लेकिन गोपनीयता का तर्क इसे भ्रमित करने वाला बना देता है, क्योंकि आप आरटीआई के दायरे में नहीं आना चाहते। अब इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा कौन दे रहा है, यह सरकार को पता है, जांच एजेंसी को पता है, एसबीआई को पता है, विपक्ष को नहीं पता है। अब विपक्ष को कोई चंदा डर से इसलिए नहीं देगा कि अगर उसने वहां चंदा दिया तो जांच एजेंसी उनके पीछे पड़ जाएगी। ये सवाल तो सीजेआई साहब ने भी उठाए ना। अब अशोक लवासा भी कह रहे हैं गोपनीयता का खेल समझ से परे है। लवासा इस दौरान कुछ गंभीर सवाल भी उठाते हैं। वो सवाल क्या क्या है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। इनका कहना है कि यह गुप्त बंधन एक उल्टा सवाल भी पैदा करता है। ऐसा क्यों है कि भारत में लोग गुप्त रूप से लोकतंत्र के लिए योगदान देना पसंद करते हैं? आखिरकार लोकतंत्र भी जलवायु परिवर्तन
पर्यावरण संरक्षण या बेघरों और अशक्तों की देखभाल करने जैसा ही एक सार्थक मुद्दा है, और एक ईमानदार नागरिक को इस तरह के मुद्दे से जुड़कर खुशी होगी। क्या ऐसे योगदानों को टैक्स फ्री करने के पीछे यही सिद्धांत नहीं है? हम एक समाज के रूप में ऐसे क्यों हैं कि जो लोग इसे वित्त पोषित करते हैं वे अपना योगदान छिपाना चाहते हैं, और हमारी राजनीतिक व्यवस्था इसका समर्थन क्यों करती है? इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। अशोक लवासा एकदम से कड़क सवाल फिर पूछ बैठे। आजकल इतनी हिम्मत कौन कर रहा है भाई? ये तो कर रहे हैं, इसके लिए तो इनके लिए तालियां बजनी चाहिए। और आपको तो जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा चंदा 5,000 करोड़ से अधिक का चंदा जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए आया वो बीजेपी को ही आया है, बाकी पार्टी उनके आसपास भी नहीं है। इसको लेकर भी लोग कहते हैं कि ये हमारी राजनीतिक व्यवस्था का चलन ही ऐसा है कि चंदा देने वाले डरे सहमे होते हैं। सत्ताधारियों को छोड़कर किसी और को चंदा देंगे तो न जाने उनके साथ क्या सलूक होगा। जब इस देश में अशोक लवासा जैसे चुनाव आयुक्त की फैमिली को भी इनकम टैक्स के रेड का सामना करना पड़ा, जो इस वक्त इस दौर में सबसे अधिक विपक्ष के नेताओं को करना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी सत्ता के खिलाफ, अडानी के खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं, और ऐसी परिस्थिति में उन्हें जांच के दायरे में आना पड़ता है। यह देश की सबसे विचित्र स्थिति है, जहां पर हर कोई बस बोलना तो चाहता है लेकिन उन्हें दबाने की पुरजोर कोशिश की जाती है। यह कब तक चलेगा? तो देखा ना आपने, यही अशोक लवासा हैं जिन्होंने मोदी सत्ता के होश ठिकाने लगाए थे और उनसे पीछा छूटा तो उन्होंने फिर से एक आर्टिकल के जरिए इनकी बोलती बंद कर दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।